हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th चल रहा है हमारा, जिसमें मैं आपको एजुकेशन पढ़ा रही हूँ। ये हमारी वीडियो एजुकेशन की है। एजुकेशन की जो बुक है सेमेस्टर 5th में, उसका नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। इन हिंदी में बोलेंगे इस बुक का नाम है कार्यस्थल को समावेश बनाना। ये हमारी बुक का नाम है जो हमारे सेमेस्टर 5th में दे रखी है। और सेमेस्टर 5th का हम जो बुक कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। ओके, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें कि मैं आपको पहले बता दूं या कह सकती हूँ कि पहले दिखा दूं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारे पॉइंट कवर करवाए हैं। चलिए मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है, यानी इस चैप्टर की शुरुआत है। ओके, ये देखिए, ये सभी मैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। हमारे जो चैप्टर 2 है उसका नाम है एक सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता, जिसके बारे में मैं आपको पूरी चीज़ें बता चुकी हूँ। इस हेडिंग का पूरा मैंने आपको इंट्रो भी दिया था। उसके बाद में मैंने परिचय पढ़ाया था। देन उसके बाद में हमने सामाजिक जो हमारी विकलांगता है उसका जो निर्माण है, जो समाज के रूप में कैसे निर्माण होता है, उसके बारे में भी बताया था। ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको करवाया था पिछली लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू कि आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। फिर उसके बाद में मैंने बहिष्कार करवाया था, बहिष्कार क्या होता है। फिर बहिष्कार होने के बाद में उसमें जो मतलब नए नए परिवर्तन आते हैं वो भी, और उसके बाद में सामाजिक बहिष्कार क्या होता है ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। एक फर्स्ट बहिष्कार की परिभाषा बताई थी, फिर उसके बाद में सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा बताई थी। फिर हमने पढ़ा था समावेश क्या होता है, कैसे समावेश आया, और फिर समावेश की मुख्य रूप कह लो या फिर प्रकार कह लो। मेन रूप से 3 प्रकार होते हैं सामाजिक परिवेश के, जो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। फिर आज हमारा स्टार्ट होगा समावेश के लाभ। जो समावेश है, समावेश के क्या क्या लाभ होते हैं, यहाँ से आज की हमारी वीडियो स्टार्ट होगी। फर्स्ट मैं आपको बता दूं समावेश का अर्थ इजीली क्या होता है। सभी को समान समझना, समान ही समावेश का अर्थ है। ठीक है, सभी को समान समझना वही समावेशन कहलाता है। और समावेशन को हम मुख्य रूप से एक होम रूम के साथ जोड़कर देखते हैं। ठीक है, और समावेशन जो होता है वो सभी को समान, जैसे कि समाज है, बहुत बड़ा समाज है, इसमें कुछ लोग हैं, मतलब यहाँ रहते हैं विकलांग लोग, जो विकलांग है, यहाँ रहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इन दोनों में कोई भी भेदभाव ना करना, यही समावेशन है। और यही समान समझने की ये जो सिद्धांत है वो यही है कि सभी को समान समझे। तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि समावेशन होता क्या है, समावेशन के कितने प्रकार होते हैं, और समावेशन के अब हम लाभ पढ़ेंगे। प्रकार क्या होता है और कितने प्रकार हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें है हम जानेंगे समावेशन के क्या क्या लाभ होते हैं। पहला समावेशन का क्या लाभ है, पहला होता है सहनशीलता। सहनशीलता कैसे, देखिए, जैसे कोई भी आप विकलांग व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर कोई व्यक्ति है जो विकलांग है और उसे बचपन से चिढ़ाया जाता है, उसे टीज किया जाता है बचपन से, बट जैसे जैसे वो समावेशन में आता है, सभी के साथ नॉर्मल रहने लगता है, तो उसे ना एक सहनशीलता आ जाती है कि हाँ, फिर उसके बाद में वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कहने दे, कहने से क्या जाता है, हूँ तो हूँ, और मेरे पास इससे बेहतर चीज़ें हैं जो मुझे ये ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट हैं। बेशक ये चीज़ नहीं है मेरे पास, बट अनदर चीज़ है। तो ऐसे उसमें सहनशीलता आ जाती है। तो उस चीज़ को भी बताया गया है, ये भी एक लाभ है समावेशन के। लाभ है ये, क्योंकि जब व्यक्ति सभी को समान रूप में देखते लगते हैं, हम सभी को समान रूप में देखते हैं, तो वो सहनशील बन जाता है, सहनशीलता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो इसमें नहीं दे रखा है, वो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब
व्यक्ति कोई विकलांग हो और समान जगह पर चला जाए जहाँ उसे सभी को समान देखा जाता है, उसे भी समान देखा जाता है, तो वो एक दूसरे की तनाव या ताकत और कमजोरियों को वो स्वीकार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो ये है ए एंड ये है बी। बी वाला जो है वो एबल है किसी चीज को करने के लिए, वो ठीक है, वो नॉर्मल है। तो उसके बाद में और ये बी है जो नॉर्मल नहीं है, ये अक्षम है। तो बी जो होगा वो समझेगा कि हाँ चलो कोई नहीं, ये इसकी क्या है, ये इसकी कमजोरी है या सीमा है। बट ए जो है वो समझेगा कि हाँ ये इस कार्य को कर रहा है तो ये इसकी ताकत है। और ज़रूरी नहीं है ये जो कार्य कर रहा है वो सिर्फ इसी में ताकत है, ठीक है इसमें ताकत है, बट बी ये भी सोचेगा कि जिस कार्य को मैं नहीं कर सकता वो ए कर सकता है। तो ये ताकत और कमजोरियों को महसूस करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारे पास ये ताकत है, तुम्हारे पास ये ताकत है, या ये कमजोरी है मेरे पास, तुम्हारे पास ये कमजोरी है। ये इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा परंपरागत छात्र। परंपरागत छात्र के अंतर्गत आता है विकलांग लोग जो जो विकलांग लोग हैं, विकलांग लोगों को ऐसे पढ़ाया जाए और उनकी मदद कैसे की जाए इस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि कोई विकलांग है, उसे कैसे पढ़ाना है या फिर उसकी कैसे मदद करनी है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस बात पर भी बल दिया जाता है। क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति है जो विकलांग है, हम उसकी मदद नहीं करते कि चलो कोई और कर देगा, और कोई और सोचता है कोई और कर देगा, और इसी वजह से कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। तो हमें कैसे किसी विकलांग व्यक्ति को पढ़ाना है, उसकी मदद करनी है, उसके ऊपर ध्यान देना है, और कैसे किसी की मदद करनी है उसके ऊपर ध्यान देना है, ये परंपरागत छात्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। व्यक्तियों को समझने में सुधार होता है। अब देखो जैसे हम किसी की मदद करते हैं, किसी को सहारा देते हैं, उससे क्या होता है, व्यक्तियों के ये जो समझने की क्षमता होती है ना, उसमें भी सुधार होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विशेष आवश्यकता वाले युवा। विशेष आवश्यकता वाले युवा, देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, उन्हें नॉर्मली चीज़ें यूं ही समझ में आ जाती हैं, बट कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, जिसे हम विकलांग के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि विकलांग लोगों को विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है और उन्हें उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, चीज़ों को सुलझाने का अवसर देना चाहिए। और जो विकलांग व्यक्ति, ऐसा नहीं है हम उनके साथ करुण भाव रहें कि नहीं कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते, कोई नहीं, बट अरे उसे मौका तो दो करने का, तभी तो वो करेगा। अगर हम यही सोच के बैठ जाएं, हम नॉर्मल है, हम सोच के बैठ जाएं दिमाग में अरे इससे नहीं होगा, इसे ज़रूरत नहीं है, और वो ट्राई भी कर रहा है, तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं रहने दे तू, मैं खुद कर लूँगा, ऐसे बोलते हैं। तो उसे ऐसा नहीं करवाना, उसे मौका देना है, उसे आगे बढ़ाने का अवसर देना है कि हाँ तू कर, तू करेगा क्यों नहीं करेगा, तुझसे होगा क्यों नहीं होगा, जब हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो इस चीज़ पर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, उन्हें पता लगाने दें, यानी उन्हें खुद किसी चीज़ का पता लगाने दें कि दूसरों को देखकर और चीज़ों को आजमा कर सौदेबाजी कैसे करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो विकलांग लोग हैं उन पे दया करते हैं, अरे नहीं रहने दे, मैं कर लूँगी या मैं कर दूँगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मैं कर दूँगा। और जहाँ नॉर्मल आ जाए, अबे भाई तू कर ना, मैं क्यों करूँ, ऐसा बोलते हैं, तू कर अपना काम तू कर। और विकलांग अरे नहीं 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 कोई नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बट हमें उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें करना ही चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो, हम थोड़ी मदद कर सकते हैं बट इसका मतलब ये नहीं हम सारा काम करें, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद करना चाहिए। क्योंकि तुम जैसे हम हैं वैसे ही तुम हो, तुम हमसे कम नहीं हो, हमारे बराबर ही एबल हो, जितने हम एबल हैं उतने ही तुम एबल हो। तो इस चीज़ को बताया गया है। उन्हें मौका दें आगे बढ़ने का, किसी चीज़ का पता लगाने का, एक दूसरे की चीज़ों का वो आजमा कर देखने का, और आजमा कर कैसे भेद सौदेबाजी करते हैं, जैसे किस तरह से सौदेबाजी होती है, उस चीज़ को समझने का उन्हें मौका देना चाहिए, इस चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छात्रों पर उच्च धारणाएं। जो छात्र होते हैं उन पर उच्च धारणाएं देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा
सामग्री शिक्षक कार्यक्रम तक पहुंचना चाहिए, यानी जो भी सामग्री है उसे उच्चतम पहुंचाना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। डाउन स्ट्रीम, ये जो है ये विकलांग व्यक्तियों के लिए ही यूज़ किया जाता है वाले छात्र शिक्षा के हर उस भाग को प्राप्त कर सकते हैं जो हर दूसरे व्यक्ति को होता है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या फिर कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो वो अयोग्य हैं। सभी शिक्षा के हर लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं नॉर्मली, कोई विकलांग व्यक्ति भी ऐसे ही कर सकता है और मिलता है। वह वास्तव में अधिक योग्य है जो जब वह इन समझौतों को देखता है तो प्रशिक्षक इसके परिचित हो जाता है, यानी जब हम टीचर को दिखाते हैं कि हाँ हम इसके योग्य हैं, तो जो हमारा प्रशिक्षक है उसको भी पता चल जाता है कि हाँ ये कितना एबल है और कितना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है कम अलगाव। इसमें हम कम अलगाव को देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रवेश। जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए अधिक से अधिक प्रवेश क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें अधिक से अधिक टीचरों की आवश्यकता होती है। शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक टीचर होते हैं, तो अधिक से अधिक टीचरों की आवश्यकता होती है उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, हर चीज़ को बताने के लिए, उनके दिमाग में बिठाने के लिए। तो इसीलिए अधिक से अधिक शिक्षकों का प्रवेश होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट है सीमाएं, यानी समावेशन जो है उसकी बाधाएं या फिर क्या सीमाएं हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, तो उसका अच्छा और बुरा दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ या फिर मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो इसका अच्छा भी इफ़ेक्ट है और बुरा भी इफ़ेक्ट है। हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा इफ़ेक्ट रहते हैं, चाहे वो थोड़े कम हों या ज़्यादा हों, पर होंगे हर चीज़ के। जैसे कि समावेशन है, फर्स्ट मैंने आपको समावेशन बताया क्या है, फिर उसके प्रकार बताए यानी टाइप, कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं या फिर कितने टाइप हैं, फिर उसकी क्या क्या अच्छाई हैं या क्या क्या लाभ होता है हमें उससे, फिर उसकी आएंगी क्या क्या सीमाएं हैं या फिर क्या क्या कमियां हैं। इसमें लिंडा ए हैनी के अनुसार 4 सीमाएं या फिर 4 बाधाएं बताई गई हैं समावेशन में। पहली बाधा क्या है? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति क्या होती है? एक स्कूल प्रणाली में जहाँ डाउन स्ट्रोनेम के बारे में बहुत अधिक समझ और ज्ञान नहीं होता, और जो शिक्षक जो होते हैं वो डरते हैं, उनके परिवेश से डरते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मनोवृत्ति के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे आसपास कैसे होंगे? नॉर्मल स्कूल होंगे और नॉर्मली टीचर होते हैं। बट जो थोड़े से हैंडीकैप वगैरह या फिर ऐसे हैं जो अक्षम नहीं है किसी कार्य को करने के लिए या विकलांग हैं, उनसे क्या होता है, शिक्षक खुद भी डर जाते हैं। कभी कभी वो लोग ऐसी हरकत कर देते हैं या फिर वो थोड़ा डर जाते हैं, तो वो डर की वजह से अपने आसपास के लोगों को भी डरा देते हैं। तो शिक्षक उनसे डरते हैं, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, उनसे दूर रहना चाहते हैं, और इससे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग खुद भी देख सकते हैं, मनोवृत्ति में हम लोग खुद भी आते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी अल जो विकलांग लोग हैं, हम लोग उनसे फ्रेंडशिप करने से कतराते हैं। अरे नहीं, हमें नहीं करनी, हम नॉर्मल। मोस्टली आप भी देखेंगे ना, हर किसी के जो फ्रेंड्स होंगे ना वो नॉर्मल लोग होंगे। विकलांग लोग बहुत कम लोगों के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें फ्रेंड बनाना ज़रूरी नहीं समझता या फिर उन्हें इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, इसलिए उन्हें फ्रेंड भी बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, क्योंकि लोग डरते हैं उनसे। या फिर क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर मनोवृत्ति इतनी अच्छी नहीं है कि हाँ सब लोग बराबर है, तो ये चीज़ भी एक प्रभाव डालती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारी बाधा होती है वो होती है प्रशासन। प्रशासन कैसे बाधा होती है? ऊपर के कारण के समान, यदि प्रशासन समावेशन के दर्शन या डाउन स्ट्रोम वाले बच्चों की क्षमता को नहीं समझता है, तो समावेशी कक्षा के लिए संरचना और प्रक्रिया को स्थापित करना मुश्किल हो सकता है या हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर कोई प्रशासन है, प्रशासन का सीधा सीधा मतलब ही क्या है? सरकार।
प्रशासन का सीधा सीधा अर्थ ही सरकार से है। अगर सरकार जो विकलांग लोग हैं या विकलांग व्यक्ति हैं उनकी सहायता नहीं करेगी, उनको एक इक्वल लेवल पे लाने की बात नहीं करेगी, क्या ये पॉसिबल है कि आ जाए? हम लोग प्राइवेट भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया, इतना इतना नहीं होता। बट जो सरकार करती है वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी हर बात माननी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि वो हम पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बट जो हमारी सरकार होती है उसकी हर बात को मानना, उसके कानूनों को फॉलो करना, ये हमारे ऊपर हमें करना ही है। ये एक एक इस तरह से हो जाता है। इसीलिए प्रशासन भी एक बाधा के रूप में भी हो सकता है। अगर प्रशासन साथ है तो एक ये हमारी बहुत अच्छी बात हो सकती है, बहुत लाभ दे सकता है। तो इसीलिए प्रशासन को भी एक समस्या के रूप में देख सकते हैं। दूसरा आता है हमारा स्थापत्य संबंधी मुद्दे। स्थापत्य संबंधी मुद्दे मतलब जैसे कि स्कूल कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसी कैसी उसकी संरचना होगी, इन सब के मामले में होता है। चलिए पढ़ते हैं। क्या पूरे स्कूल में स्कूल की पहचान विकलांग है? यानी जो स्कूल है, क्या पूरे स्कूल को विकलांग स्कूल के नाम से जाना जाता है? उसकी पहचान विकलांग स्कूल से है या नहीं, इस बात पर वो होता है। लिफ्ट जैसी अन्य सुविधाओं के बारे में क्या वो है या नहीं, मतलब लिफ्ट वगैरह है या नहीं, क्योंकि हर जो विकलांग है ज़रूरी नहीं है वो विकलांग व्यक्ति जो है वो चल सके, ज़रूरी नहीं है कि वो चल सके, या फिर अगर वो अंधा है तो सीढ़ियों पे से इसे चल सके। तो इसीलिए क्या लिफ्ट है, या उसे विकलांग स्कूल के नाम से जाना जाता है या नहीं? कई स्कूलों में एक ऐसा क्षेत्र है जो विकलांगों के लिए सुलभ है, और लेकिन पूरा स्कूल जो है विकलांगों के लिए नहीं है। और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो कुछ क्षेत्र, मतलब जैसे ये पूरा स्कूल है, इसमें ये जो हिस्सा है ये विकलांगों के लिए है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये नॉर्मल बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्यों देखो, ये जो इतना क्षेत्र है विकलांगों के लिए, वो इस क्षेत्र में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है रोका है। बट देखिए, इस क्षेत्र में अगर वो आएंगे तो उनके लिए ना तो वो क्या है, लिफ्ट है जिससे वो आगे ऊपर नीचे जा सकें, ना ही एक्सीलरेटर है, और ना ही कोई ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से वो जा या चल सकें या फिर आगे जा सकें। तो वो इस जगह आकर बेकार हैं। यहाँ उनके लिए चीज़ें हैं तो वो सिर्फ इतना ही भाग है उनका। ये तो नॉर्मल बच्चों के लिए होगा, तो ऐसी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत क्या आता है कि विकलांग छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम, गतिविधियों और परियोजना उपयुक्त या आसानी से परिवर्तित हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि हम जो नॉर्मल बच्चों के लिए चीज़ें होती हैं वो अगर हम किसी विकलांग को दें तो उसके लिए वो थोड़ा कठिन हो सकता है। तो हम उसमें कोई भी गतिविधि कर कर उसे थोड़ा कम या ज़्यादा या फिर आसान बना सकते हैं। तो ये उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो हमारी सारी जितने भी हमारे ये हैं समस्याएं हैं या बाधाएं हैं वो हमारी लिंडा ए हैनी के अनुसार हैं, जिन्होंने चार प्रमुख समस्याएं बताई हैं। पहला हमारा मनोवृत्ति, दूसरा प्रशासन, तीसरी स्थापत्य संबंधी मुद्दे, और चौथे कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है समावेश में शिक्षक की भूमिका। यानी जो समावेश है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षक ही होता है, टीचर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई विकलांग व्यक्ति कक्षा में आए और अगर टीचर ही उसके साथ भेदभाव करेगा तो बच्चे तो ऑब्वियसली करेंगे ही। बट अगर टीचर स्ट्रिक्ट हो कि कोई भेदभाव नहीं, सब समान है, सब इक्वल हैं, तो कोई बच्चा भी नहीं कर सकता। इसीलिए टीचर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें समावेशी छात्रों को समायोजित करना। यानी जो समावेशी छात्र हैं, जो जिन्हें इक्वालिटी की ज़रूरत है, उन्हें समायोजित करना, उन्हें सभी के समान इकट्ठा करना और सभी को समायोजित कर कर रखना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है असाइनमेंट और टेस्ट संशोधित करना। देखिए, जब हमें टेस्ट या असाइनमेंट दिए जाते हैं
तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, बट जो विकलांग लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, या फिर उन्हें इतनी हार्ड चीज़ें नहीं दी जाती। उनमें थोड़ा सा संशोधन करा जा सकता है और उन्हें संशोधन करके थोड़ी ईजी बनाकर उन बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नियमित शिक्षा। शिक्षक के साथ सहयोग करें, यानी जो हमारी शिक्षक है वो शिक्षा को बढ़ाए और उसमें सहयोगपूर्ण बातें बताए और सहयोग करने के साथ साथ उसे समान रूप से सभी के साथ लेकर जाए, यानी सभी को समान रूप से पढ़ाए। जैसे कि अब आप लोग हैं, अब आप में से कितने लोग विकलांग हैं या कितने लोग नॉर्मल हैं, मैं ये देखकर कभी नहीं पढ़ाऊंगी। मैं ये क्या कहूँगी, सारे बच्चे इक्वल हैं मेरे लिए, कोई बड़ा कोई छोटा या फिर कोई विकलांग या कोई नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, सब बराबर की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं सभी को एक समान रूप से पढ़ाऊंगी। यही इसमें शिक्षक की भूमिका के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माता पिता की चिंताओं का समाधान करना, यानी जो माता पिता होते हैं, कोई भी विकलांग व्यक्ति है उसकी जो माता पिता हैं उनकी जो चिंताएं हैं उन पर समाधान करना। विकलांग व्यक्तियों के बारे में चर्चा करें उनके माता पिता से मिलें और उनके बारे में बताएं कि हाँ तुम्हारा बच्चा ऐसा है, ये चीज़ें करता है, ये चीज़ें नहीं करता, थोड़ा इस पे फोकस देना चाहिए, थोड़ा इस पे फोकस देना चाहिए, सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसी चीज़ें माता पिता को बतानी चाहिए ताकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो और वो जो अपने बच्चे के बारे में लेकर चिंतित हैं कि हमारा बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, उस चीज़ में उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो। इसीलिए कोई भी टीचर हो उसे माता पिता से बात करनी चाहिए, उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आवश्यक कागजी कार्रवाई को पूरा करना चाहिए, यानी जो हमारी कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कागजी कार्रवाई एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है हर चीज़ में, इसीलिए जो शिक्षक होता है उसे कागजी कार्रवाई को पूरा करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समावेश की अवधारणा। जो हमारा सामाजिक समावेश है, फर्स्ट समाज का अर्थ सीधा सीधा है हमारे आसपास के लोगों से, वही समाज है। समाज जो है उसमें समावेश की जो अवधारणा है, समावेश यानी इक्वालिटी की जो अवधारणा है, वो उसको कैसे देखते हैं, इसमें सिर्फ यही पढ़ना है कि समाज है एक, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं समाज, और उसमें समावेश कैसे भूमिका निभाता है या कैसे हम समावेश को समाज में देख सकते हैं, यानी सभी को इक्वल रख के देख सकते हैं। बस इसमें यही चीज़ बताई गई है। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक समावेश जो है उसको सामाजिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र माना गया है, यानी सामाजिक समावेश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र माना गया है। अब देखिए सामाजिक समावेश के अंतर्गत दो चीज़ों को रखा गया है। एक विश्व बैंक द्वारा सामाजिक समावेश को बढ़ाना या सामाजिक समावेश को आगे ले जाने के ऊपर बात की गई है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे विश्व में सभी लोगों को एक समान स्तर पर लाया जाए और समान स्थिति में रखा जाए। फर्स्ट इसके अंतर्गत है सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए लोगों और सभाओं के लिए शर्त पर काम करने की विधि या अधिक निश्चित रूप से क्षमता, अवसर और विशिष्टता पर काम करने का सबसे आम तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी देखिए सभी को समान शर्तों पर, किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम नहीं, सभी को समान शर्तों पर काम करने के लिए बताया गया और परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 2017 और 20 पर डिस्पैच विश्व बैंक के उचित कार्यों के लिए स्पष्ट संदर्भ बताते हुए ये कहते हैं कि सभी लोग समान हैं और मैत्रीपूर्ण निगमों पर एक अद्वितीय जोर देते हैं, जैसा कि विचार सहयोग की शर्तों पर काम करने के साथ होता है। यानी ये सभी एक समान स्तर पर कार्य करते हैं और एक विचार के रूप में और एक सभी को समान रखते हैं और सभी को समान रूप से एक ही
एक ही जो हमारा शर्त है उसी पर काम करना होता है। ऐसे नहीं है किसी और के लिए अलग शर्त है, जो विकलांग है उसके लिए अलग शर्त है, नहीं, सभी के लिए समान चीज़ें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है किस चीज़ों पे हमें विकलांगता भेदभाव देखते हैं, किन आधारों पर। पहली, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, यौन दशा, लिंग आदि, आयु, अक्षमता, ये HIV स्थिति या यात्री स्थिति, ये सभी जो हैं ये हमारी इन आधार पे हम अक्षमता को या फिर जो हमारी क्षमता नहीं है उसको देखते हैं। इन्हीं आधारों पर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो जो हमारा नेक्स्ट है ये भी हमारा सामाजिक समावेश के अंतर्गत ही आता है। और सामाजिक समावेश जो है वो बहुआयामी है। बहुआयामी क्यों है? क्योंकि सामाजिक समावेश के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसे बहुआयामी के रूप में जाना जाता है या बहुआयामी समझा जाता है। बहुआयामी का अर्थ ही है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को रखा जाए या बहुत सारी चीज़ें आए, वही बहुआयामी है। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और मैत्रिक माप शामिल हैं। यानी इसमें सामाजिक, राजनीतिक और मैत्रिक माप भी शामिल हैं और विभिन्न सामाजिक स्तर पर काम करते हैं। और ये अलग अलग स्तरों पर भी काम करते हैं। क्योंकि देखो, सामाजिक स्तर पे काम करेगा, राजनीति के स्तर पर, और मैत्रिक के स्तर पर यानी पैसे से रिलेटेड काम करेगा। तो अलग अलग भिन्न भिन्न स्तरों पर काम हो गया ना। सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को 3 परस्पर संबंधित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला, बाजार, प्रशासन और स्तर। इन तीनों क्षेत्रों में हम पूरे समाज को बांट सकते हैं और इन तीनों क्षेत्रों से हम समाज को बांट कर समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा यूरोप में जो यूरोप के देश हैं, यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण विचारों के लिए सामाजिक समावेश आवश्यक है। यानी यूरोप में महत्वपूर्ण विचारों के लिए सामाजिक समावेश एक आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोप 2020 प्रक्रिया प्रबंधनीय और व्यापक विचार जो सेट 20 मिलियन से कम व्यक्तियों को जरूरत और सामाजिक बहिष्कार से बाहर निकालने के लिए केंद्रित है। यानी 20 मिलियन लोगों को सामाजिक बहिष्कार से बाहर निकालने की बात की जाती है। लेकिन यूरोपीय संघ की परिभाषा विनाश और सामाजिक निरपेक्ष की खतरे के मॉडल से संबंधित है और नियमित रूप से उत्तरदायित्व है या उत्थायात्मक है। यानी ये इसका अर्थ ही उत्तरदायित्व है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे है हमारा सामाजिक विचारों को कई संयुक्त राष्ट्र व्यापक सहमति का अर्थ नहीं है। यानी इसे कोई भी व्यापक सहमति का अर्थ नहीं है। हालांकि विश्व सामाजिक परिस्थिति की 2016 की रिपोर्ट सामाजिक समावेश, सामाजिक समन्वय और सामाजिक संघ और उनकी कन्वेंशन के विचारों की एक रूपरेखा के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ये हमारा निष्कर्ष आ जाता है। अब देखिए इसमें हमने मेनली क्या क्या टॉपिक पढ़े। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट हमने देखा कि इस चैप्टर का परिचय, फिर उसके बाद में हमने विकलांगता एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखा कि विकलांगता किस तरह एक सामाजिक निर्माण करती है। फिर उसके बाद में हमने बहिष्कार देखा कि बहिष्कार क्या है और बहिष्कार कैसे समाज में है और बहिष्कार को हम किस तरह से देख सकते हैं या सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने समावेश देखा। समावेश एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, समावेश से हो सकता है बन जाए क्योंकि इसमें समावेश दे रखा है। फिर समावेश के प्रकार दे रखे, फिर समावेश के लाभ और बाधाएं, फिर उसके बाद में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है समावेश में, और सामाजिक समावेश क्या है, सामाजिक समावेश के में कैसे हम देख सकते हैं सभी को समान रखकर, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष को आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। उसके बाद में ये थोड़े से मुख्य बिंदु आ जाते हैं। ये थोड़े से मुख्य बिंदु दे रखे हैं हमारे। नेक्स्ट आगे दे रखा है ये सभी फिर नीचे दे रखा है चैप्टर में। अगर आप चाहें तो इसको रीड आउट कर लेना, वरना ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा फिनिश हो जाता है। इसके बाद में अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। मैं आगे आपको और भी चैप्टर पढ़ाऊँगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।